नमस्कार प्यारे दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार वेतन में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। कैसे हैं आप सब, एक बार जल्दी से बता दीजिए। आज आपके सिलेबस के अनुरूप अंतिम क्लास है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन वाला पार्ट चल रहा है और मैं आपसे कहूं तो एक चीज़ हमें और यहाँ पर एक बच्चे की डिमांड थी, सर परिभाषा आधारित चीज़ें। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, परिभाषाएं हर टॉपिक के साथ में कंप्लीट होती जाती हैं। जैसे विद्युत अपघटन क्या होता है ना भाई, उसकी परिभाषाएं उस टॉपिक में हो चुकी हैं, है ना भाई। अम्ल क्या होता है, उसकी परिभाषा भाई जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। अधिकतर मतलब 90% आपकी परिभाषाएं तो मैं आपकी करवा ही चुका हूँ, 90 क्या 99%। लेकिन आप ये चाहते हैं कि नहीं सर हमें एक साथ एक परिभाषाएं दे दीजिए, तो मैं उसको पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी उसे पढ़ा चुका हूं। आप कहेंगे कि हाँ सर हमें वो दे दीजिए, तो मैं एक PDF में उसको दे सकता हूं, मैं ये काम कर सकता हूं। लेकिन जो चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं उन चीजों को वापस से कैसे डिस्कस करें, आप खुद ही बताइए ना, ठीक है। तो ऑलरेडी जो हम डिस्कस कर चुके हैं उनको हम क्या ही डिस्कस करें। तो अधिकांश चीजें तो हम सारी कर चुके हैं, ठीक है। तो आज आपका अंतिम है। कल इन 3 टॉपिक के, जैसे कि सिंबल और उनके नाम के, है ना, HCl और H2SO4 से रिलेटेड MCQs, है ना, और सिंबल और इसके टॉपिक के जो रिएक्शंस हुई थी हमारी केमिकल रिएक्शन बेस्ड। उष्मा गति की नहीं कराई। उष्मा गति की बेटा हमारा टॉपिक नहीं है, ये फिजिक्स का टॉपिक होता है, ठीक है। थर्मोडाइनेमिक फिजिक्स का टॉपिक है। तो फिजिक्स में पढ़ा जाता है उष्मा गति की निकाय क्या होते हैं, थर्मोडाइनेमिक्स क्या होते हैं, ये फिजिक्स का टॉपिक होता है, यहाँ का नहीं होता, ठीक है। यहाँ बस इतना पढ़ा जाता है कि किसी तापमान में अंतर के कारण, टेम्परेचर में डिफरेंस के कारण केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से होती हैं। तो भाई तापमान हो गया, सांद्रताएं हो गई, उनके कारण। बाकी जो ऊष्मागतिकी आप कह रहे हो वो फिजिक्स का टॉपिक है, केमिस्ट्री का टॉपिक नहीं है, ठीक है। आप चाहें तो मैं आपको सिलेबस भी दिखा सकता हूँ, मुझे उसमें कोई दो मत नहीं है। फिजिक्स में नहीं कराई तो बेटा केमिस्ट्री का टॉपिक थोड़ी ना है, सिलेबस में नहीं होगा इसलिए नहीं करवाया होगा सर ने, ठीक है। चलिए, उज्जैन में पढ़ा हूँ आपसे धर्मेंद्र सर के यहाँ, बहुत बढ़िया बात है भाई विशाल, ठीक है। चलिए, केमिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट कब से होंगे बेटा, कब से चल रहे हैं AWTPO के प्रैक्टिस सेट, ठीक है। कब से चल रहे हैं, सौरभ सर करवा रहे हैं आपको। एक बार देखिए आप जा करके, आपको पता चल जाएगा केमिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट के बारे में। चलिए, ओके, आइएगा। तो मेरे जितने भी टॉपिक हैं आपके, वो मैंने आपको सारे करवा दिए हैं, ठीक है। मैं आपको एक बार सारे टॉपिक के नाम गिनवा देता हूँ, आप चाहें तो सिलेबस से मैच कर लेना, है ना। तो कभी आपको ऐसा लगे कि सर, मैं आपको एक एक टॉपिक बता देता हूँ। रोजमर्रा के जीवन में रसायन, आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले रसायन, उत्प्रेरक प्रतिक्रियाएं, रसायन के व्यावसायिक अनुप्रयोग, भौतिक रासायनिक परिवर्तन, अम्ल क्षार लवण, है ना, परमाणु संख्या एवं प्रतीक, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल। ये 9 टॉपिक आपके थे और ये मैंने सारे के सारे आपको करा दिए हैं। 9 टॉपिक सारे के सारे मैंने आपको करा दिए, है ना। हाँ सर वो फिजिक्स का टॉपिक है, हाँ मुझे पता है इतना तो, ठीक है। क्योंकि ऐसा थोड़ी होता है कि एडवांस केमिस्ट्री आ रही है तो फिजिक्स पढ़ाने लग जाएं, उसमें कराइए सर फिजिक्स में, ठीक है। तो बेटा क्लास देखा करो, बच्चे कह रहे हैं करवा रखा है। चलिए, है ना, एक इक्विबेलियम होता है जिसे हम हिंदी में साम्यावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, साम्यावस्था। क्या होती है साम्यावस्था, इसके बाद हम बात करेंगे, चर्चाएं करेंगे। किसी अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद, जैसे मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो इस साइड में जो प्रोडक्ट होते हैं उन्हें अभिकारक मतलब रिएक्टेंट कहते हैं, और जो बनते हैं वो उत्पाद, की सांद्रता समय के साथ स्थिर रहती है। एक समय के बाद में क्या हो जाता है, दोनों स्टेबल हो जाते हैं सेम। हालांकि कभी तापमान भी बढ़ता है, कोई गैस भी बनती है, लेकिन एक समय के बाद वो क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, है ना। अग्र और पश्च अभिक्रियाओं की दरें बराबर होती हैं। मतलब जो आगे देखो, सीधी सी बात है, अगर कोई चीज भाग ले रही है किसी केमिकल रिएक्शन में तो अग्र और पश्च की जो अभिक्रियाएं होंगी वो ऑलवेज बराबर ही होंगी, सेम ही होंगी। तो अग्र और पश्च अभिक्रियाओं की दरें कैसी होती हैं, हमेशा बराबर होती है। मैं केमिकल इक्वेशन आपको समझाता हूं। तो साम्यावस्था जो होती है, इसको समझाने के लिए एक साइंटिस्ट ने एक नियम दिया था जिनका नाम क्या था, ले शार्टेलाई प्रिंसिपल, ला शातेलिए का सिद्धांत कहते हैं। ला शातेलिए ने कहा था कि किसी भी अभिक्रिया के अंदर, किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो अभिकारक होते हैं और जो उत्पाद होते हैं, उनकी जो सांद्रता होती है, कॉन्सेंट्रेशन होता है, वो समय के साथ, एक समय के बाद निश्चित हो जाता है। मतलब अग्र और पश्च वाला जो भाग होगा वो दोनों ही क्या हो जाते हैं, बराबरें हो जाती हैं। तो ये बराबर हो जाती हैं, कैसे हो जाती हैं
यदि किसी रासायनिक साम्य पर कोई भारी तनाव जैसे कि सांद्रता, तापमान, है ना, यही चीज मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, दाब आदि में परिवर्तन होता है तो कुछ समय के लिए होगा, वो ऐसा नहीं होगा कि वो परमानेंट रहेगा, है ना, वो कुछ समय के लिए होगा और वापस से वो किस अवस्था में लौट जाएगी जिस अवस्था में वो थी। तो साम्य उस दिशा में स्थानांतरित हो जाएगा जो तनाव के प्रभाव को कम करेगा। अगर कोई रिएक्शन किस पर बेस्ड होती है दोस्त, याद रखिएगा, प्रैक्टिस कहां से कर, प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं बेटा AWTPO के, ठीक है। अरे यार आप है ना किसी चीज को देखते नहीं हैं, कब से चल रहे हैं, कोई आज से थोड़ी चल रहे हैं। ये ठीक है, दिल्ली पुलिस पे देखो, 2 महीने पहले ही एक हो गया था प्रैक्टिस सेट, ये कब से चल रहे हैं आपके, ठीक है। ये 43 हो चुके हैं लगभग, 43, 43 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, कितने 43। AWTPO यकीन सीरीज चल रही है, 43 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, है ना, सौरभ सर आपको करवा रहे हैं, 43 के आसपास हो चुके हैं। तो करिएगा इनको अच्छे से एक एक करके, 43 के आसपास हो चुके हैं, 43 के आसपास, 2 महीने हो गए चलते हुए। चलिए चलिए आइएगा, जैसे नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन के साथ कराते हैं, दोनों ही गैस हैं, तो ये आपस में मिलकर के NH3 बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, NH3 बना लेते हैं, 2NH3 अमोनिया बना लेते हैं। ये भी गैस है, ये भी गैस है। अब देखो इन दोनों गैसों को एक विशेष प्रेशर पर मिलाया गया होगा तो अमोनिया बना होगा। उस प्रेशर को वापस से अगर कम कर दिया जाए तो क्या इनमें तोड़ा जा सकता है, बिल्कुल तोड़ा जा सकता है। तो ये साम्यावस्था को इंगित करती है, किसको इंगित करती है, साम्यावस्था को। तो साम्यावस्था का कहने का तात्पर्य ये होता है कि जो अभिकारक होते हैं ये वाले भाग, है ना, और जो उत्पाद होता है ये वाला भाग, ये एक निश्चित समय के बाद एक निश्चित स्थिति को प्राप्त कर जाते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है प्यारे दोस्त, याद रखिएगा, है ना, साम्य स्थिति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साम्य स्थिति कहा जाता है, साम्यवाद कहा जाता है ना। ये ले शैतेली का नियम के द्वारा हम समझते हैं। अगली अभिक्रिया आती है कॉल्बे रिएक्शन। कॉल्बे रिएक्शन में पहला प्रश्न ये बनता है कि कॉल्बे रिएक्शन से क्या बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, फेनॉक्साइड आयन बनता है और ये फिर कार्बन डाइऑक्साइड की हम इसकी क्रिया करते हैं तो अंत में जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, सैलिसिलिक अम्ल बनता है। मतलब कॉल्बे रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड। देखो जब भी हम फिनोल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ कराते हैं, किसकी क्रिया, फिनोल की क्रिया सोडियम हाइड्रो, बेंजीन रिंग के ऊपर OH जुड़ता है, क्या होता है, ठीक है दोस्त याद रखिएगा, ठीक है। फिनोल के ऊपर जब बेंजीन रिंग जुड़ता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी क्रिया कराई जाती है, तो वहां पर सबसे पहला प्रोडक्ट फिनॉक्साइड आयन बनता है। इन आयन की क्रिया जब CO2 के साथ कराते हैं, इन फिनॉक्साइड आयन की क्रिया जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराई जाती है तो आर्थो हाइड्रोक्सो बेंजोइक एसिड, जिसे हम सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं। तो प्रश्न यहां से सिंपल सा बनता है कि सैलिसिलिक अम्ल बनाने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं, कोल्बे अभिक्रिया का। कोल्बे अभिक्रिया में फिनोल की क्रिया किसके साथ कराई जाती है, NaOH के साथ, और जो आयन बनते हैं उसकी CO2 के साथ अभिक्रिया होती है, तो अंत में क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड बनता है। तो प्रश्न सिंपल सा है, कॉल्बे रिएक्शन का उपयोग कहाँ किया जाता है बेटा। अब हम बाद में 5 मिनट बात कर लें, है ना, क्योंकि आप ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, मैंने आपको क्या कहा, आप अपना सिलेबस निकाल कर देख लो, ऑथेंटिक ओरिजिनल वाला जो आयोग ने दे रखा है। उसके बाद हम बात करेंगे, लास्ट के 5 मिनट में आपको दूंगा, मैं पढ़ा लूं कि नहीं पढ़ाऊं, नहीं तो मैं इसको बंद कर देता हूं, आपके सवालों के मैं जवाब ही दे देता हूं। ये कर लेते हैं फिर हम, है ना, आइएगा। चलो यहां देखिएगा, जैसे ये फिनोल था, इसके ऊपर OH ग्रुप 8 था। इस फिनोल को हमने क्या करा भाई, NaOH के साथ जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हम इसको तोड़ते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो ये क्या बनाता है भैया, ये वाला प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट क्या कहलाता है आपका, अभी मैंने आपको क्या बताया, फिनॉक्साइड आयन बनाता है। इस फिनॉक्साइड आयन की क्रिया जब कार्बन डाइऑक्साइड से वापस कराते हैं तो अंत में हमें क्या प्राप्त होता है, सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होता है। आपको ये रिएक्शन याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आप ये याद रखो,
वो अभिक्रिया तो मैंने आपको दिखाने के लिए बताई। भाई कोल्बे अभिक्रिया में किसकी क्रिया होती है? फिनोल की क्रिया होती है। और फिनोल की क्रिया किससे कराई जाती है दोस्त, याद रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ कराई जाती है। जब फिनोल की अभिक्रिया दोस्त याद रखिएगा, ठीक है ना, किसके साथ कराई जाती है? तो प्यारी दोस्त याद रखिएगा, फिनोल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तो फिनोक्साइड आयन प्राप्त होता है। जब फिनोक्साइड आयन होता है तो दोस्त याद रखिएगा, है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा, फिनोक्साइड आयन बनता है, उसकी क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं तो अंत में हमें क्या प्राप्त होता है? सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होता है ना। चलिए आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और, ठीक है, इसकी कोल्बे रिएक्शन कंप्लीट होती है। फिर आती है रिमर टीमर अभिक्रिया। कौन सी आती है? रिमर टीमर अभिक्रिया। इसमें क्या बनता है? इसमें दोस्त याद रखिएगा, इसमें भी आपका जो मुख्य रूप से प्रोडक्ट बनता है वो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्या बनता है? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो यहां पर जिसे हम सैलिसिलिक, है ना, याद रखिएगा, है ना, सैलिसिलिक एसिड तो वहां पे प्राप्त हुआ था हमको, यहाँ सैली, है ना, याद रखना, सैली एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सैली एल्डिहाइड, जिसे हम हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। जब हम फिनोल की क्रिया को क्लोरोफॉर्म, किसकी? क्लोरोफॉर्म, याद रखिएगा, और एक क्षार के साथ कराते हैं जैसे NaOH या KOH के साथ, है ना, ये यहाँ पे CH Cl3 क्लोरोफॉर्म हो गया यहाँ पर, या फिर हम इसकी एक बेस ले लेते हैं जैसे कि NaOH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो इसकी क्रिया जब हम यहाँ पर कराते हैं तो यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है? तो एक बेस हो जाता है यहाँ पर कि हाँ भैया NaOH भी आ जाएगा यहाँ पर। हम इसकी क्रिया लेते हैं, एक बेस लेते हैं यहाँ पर, या KOH भी ले सकते हैं। तो जब हम इस फिनोल की क्रिया किसके साथ कराते हैं? बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? फिनोल कहते हैं। तो एक तो क्लोरोफॉर्म हो गया, दूसरा NaOH हो गया। इसके साथ जब इसकी क्रिया कराई जाती है तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होता है? याद रखेगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेंगे। रीमर टीमर अभिक्रिया में क्या बनता है? रीमर टीमर अभिक्रिया में क्या बनता है दोस्त, याद रखिएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे सर कितनी अभिक्रिया पढ़ाएंगे? मैंने आपको कम से कम 10 से 15 रिएक्शन ऑलरेडी कहाँ करा दी है मानव जीवन में, जब रसायन या केमिकल इन ह्यूमन लाइफ वाला एक टॉपिक कराया था मैंने बाद में। आप देखना वहां संपर्क विधि, है ना, ये भैया हैबर विधि अमोनिया निर्माण की, तो हमने कम से कम 10-12 विधियां तो वहां पढ़ ली हैं। कम से कम 8 से 10 विधियां वहां पढ़ ली हैं। कैटेलिस्ट जब पढ़ाए थे तब वहां पढ़ लिए, तो यहां हमें इतना नहीं पढ़ना है। मैंने 3-4-5 कल करा दी थी, 3-4-5 आज करवाऊंगा, है ना। तो भैया रिमर टीमर अभिक्रिया का क्या होता है? फिनोल को क्लोरोफॉर्म और एक क्षार के साथ जब हम क्रिया कराते हैं तो ऑर्थो हाइड्रोक्सो बेंजल्डिहाइड हमें प्राप्त होता है, जिसे हम याद रखना, सैलिसिलिक एल्डिहाइड भी कहते हैं। तो रिमर टीमर में क्या किया जाता है? फिनोल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और एक क्षार NaOH या KOH किसी के साथ भी कराने पर हमें यह प्राप्त होता है। और कितने दिन और चलेगी? बताया तो सही बेटा, आज आखिरी क्लास है, ठीक है। आप पता नहीं यार कहाँ किस नींद में होते हो, किन गुफाओं से निकल के आते हो, ठीक है। एक क्लास में अगर 10 बार हम बता भी दें ना तो भी आकर के 15 मिनट बाद सर ये कब पूरा होगा, या तो फिर आप साइलेंट मोड पे क्लास को देखते होंगे, है ना, यही होता होगा और क्या। चलिए, एक ही प्रकार के एल्डिहाइड के दो अणु, देखो कैनिजारो अभिक्रिया में सबसे मेन चीज ये होती है, पूछते हैं कि भैया एक ही प्रकार के एल्डिहाइड जो होते हैं, है ना, एल्डिहाइड के दो अणु, तो इन एल्डिहाइड के दो अणुओं को किस अभिक्रिया में प्रयोग में लाते हैं? तो ये एल्डिहाइड के जो दो अणु होते हैं इनको क्षारीय, जिस OH ग्रुप क्या होता है? एक प्रकार का बेस होता है। OH ग्रुप क्या होता है? एक प्रकार का बेस होता है, क्षार होता है। तो जब क्षार से इसकी क्रिया कराते हैं, बेस से इसकी क्रिया कराते हैं, तो एक अणु एल्कोहल, ये देखो यहां पर आपको जो पहला दिख रहा है ये एल्कोहल बना, तो एक एल्कोहल का अणु बनता है और दूसरा किसका बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो दो मॉलिक्यूल हमें बनते हुए दिखते हैं। तो जब भी हमसे पूछते हैं कैनिजारो अभिक्रिया में क्या बनता है, तो एल्कोहल के साथ में क्या बनता है? एल्कोहल के साथ में क्या बनता है? याद रखिएगा, एक अणु एल्कोहल का बनेगा और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल बनता है। तो जब भी एल्डिहाइड के दो अणु लिए जाते हैं, यहां पर देखो यहां पे 2R है। क्या है? 2R। 2R का मतलब यहां पे OH ग्रुप जोड़ दिया, मतलब कि ये एल्डिहाइड हो गया। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप की क्रिया जब हम किसी बेस या क्षार के साथ कराते हैं, जब भी किसी एल्डिहाइड ग्रुप की, है ना, एल्डिहाइड ग्रुप के दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, याद रखना, दो मॉलिक्यूल की क्रिया किसी क्षार के साथ कराते हैं तो एल्कोहल के साथ में क्या प्राप्त होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। या ऐसे प्रश्न बन सकता है कैनिजारो अभिक्रिया के उत्पाद क्या होते हैं? एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल इसके क्या होते हैं? उत्पाद होते हैं। या आपसे ये पूछ सकते हैं कि एल्डिहाइड के दो अणुओं की क्रिया क्षार के साथ कराने पर क्या बनता है? तो एक एल्कोहल बनता है, कार्बोक्सिलिक, है ना, या अम्ल बनता है। कैनिजारो अभिक्रिया में किसकी अभिक्रिया कराई जाती है? किसकी रिएक्शन? ये डेफिनेशन ही है कैनिजारो की।
है ना, याद रखिएगा। ये जो आपको दिख रहा है ना लाइनें लंबी लंबी, ये 3-4 लाइनें, इसके पहले जो 3-4 लाइनें, इसके पहले जो 3-4 लाइनें, ये अभिक्रियाएं हैं, ये प्रतिक्रियाएं हैं इसकी, तो इसको ध्यान रखिएगा। ओके, अगली रिएक्शन को हम यहां पर पढ़ते हैं, सेंड मेयर अभिक्रिया। है ना, एरिल डाइजोनियम लवण से एरिल हैलाइड के संश्लेषण के लिए किसका यूज किया जाता है? सेंड मेयर अभिक्रिया। ये आप यहां पर देख पा रहे हैं, NH2 ग्रुप इसके ऊपर ऐड हो गया है, तो एरिल डाइजोनियम लवण, है ना, इसकी क्रिया किससे? एरिल हैलाइड, जैसे NaNO2 या HCl किसी भी प्रकार से हम कराते हैं, तो यहां पर संश्लेषण किया जाता है, जिसमें ताम्र लवण का उपयोग अभिकर्मक, है ना, उत्प्रेरक, यहां देखो CuCl, कॉपर क्लोराइड आपको दिख रहा होगा, तो ये जो CuCl है यहां पर, ये आपका क्या है? एक कैटलिस्ट है, एक उत्प्रेरक है। तो CuCl यहां पर किस रूप में यूज हुआ? उत्प्रेरक। तो प्रश्न बन गया आपका एक और, कि बताइए कॉपर के, है ना, बताइए कॉपर के जो लवण होते हैं या कॉपर क्लोराइड जो होता है, उसका उपयोग कौन सी अभिक्रिया में एज अ कैटलिस्ट किया जाता है? सेंड मेयर अभिक्रिया के अंदर कैटलिस्ट के तौर पर किसका उपयोग करते हैं? तो कैटलिस्ट के तौर पर किसका यूज करते हैं? कॉपर के लवण का उपयोग कहां किया जाता है ना, याद रखिएगा। कॉपर के सॉल्ट मतलब कॉपर क्लोराइड CuCl का यूज हमने एज अ कैटलिस्ट किया, तो कॉपर क्लोराइड के एज अ कैटलिस्ट कौन सी अभिक्रिया में यूज किया जाता है? सेंड मेयर अभिक्रिया में। या एरिल डाइजोनियम लवण से एरिल हैलाइड, ये जो बना, ये क्या बना? एरिल हैलाइड बना। तो एरिल हैलाइड जो बना, एरिल हैलाइड जो बना, तो एरिल हैलाइड का निर्माण कौन सी अभिक्रिया में होता है? तो एरिल हैलाइड का निर्माण सेंड मेयर अभिक्रिया में होता है। किस में होता है? सेंड मेयर अभिक्रिया के अंदर होता है। तो एरिल एरिल क्लोराइड का निर्माण कहां पर होता है? सेंड मेयर अभिक्रिया के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। और भाई ये प्रोडक्ट क्या था? तो याद रखिएगा, ये आपका जो था, ये क्या था? एरिल, याद रखना, डाई, एरिल डाई, है ना, एरिल डाई डाइजोनियम। तो हमने जब एरिल डाइजोनियम की क्रिया कराई, है ना भैया, इसको, तो यहां पर अंत में क्या बना? एरिल हैलाइड बना। इस रिएक्शन के अंदर NaNO2 और HCl भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे हम इसकी क्रिया करवाते हैं, और ये टूटता है जब इसमें कॉपर क्लोराइड को क्या करते हैं? ऐड करते हैं एज अ कैटलिस्ट, तो ये यहां पर क्या कर लेता है? एरिल हैलाइड को बना लेता है ना। इस चीज को हम यहां पर देखते हैं। तो सेंडमेयर अभिक्रिया में कैटलिस्ट या उत्प्रेरक कौन होता है? तो कॉपर लवण या कॉपर क्लोराइड होता है ना। सेंडमेयर अभिक्रिया के अंदर किससे अभिक्रिया कराते हैं? एरिल डाइजोनियम की अभिक्रिया करते हैं, है ना, जो सॉल्ट से या लवण से अभिक्रिया करते हैं। और इसके बाद ये किस में, है ना, अंत में कौन सा प्रोडक्ट बनता है? तो एरिल हैलाइड बनता है। क्या बनता है? एरिल हैलाइड बनता है। अगला, गॉटरमैन कोच रिएक्शन अभिक्रिया। गॉटरमैन कोच रिएक्शन अभिक्रिया की अगर मैं आपसे बात करूं, तो इस अभिक्रिया के अंदर मुख्य रूप से क्या देखा जाता है? गॉटरमैन कोच रिएक्शन की अगर मैं आपसे बात करता हूं, यहां थोड़ा हो सकता है आपको धुंधला दिखे, मैं आपको इनको सही लिख देता हूं। C6H6, कार्बन मोनोऑक्साइड, HCl, ठीक है, ये इस तरह से। और उसके बाद में आ जाएगा ड्राई, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, या फिर CuCl, कॉपर क्लोराइड। आइएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां पर, ये हमारे कैटलिस्ट हो जाएंगे, उत्प्रेरक हो जाएंगे। कौन कैटलिस्ट हो जाएंगे? उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक यहां पर क्या हो जाएगा? कैटलिस्ट कौन हो जाएगा? AlCl3 और CuCl। जब हम बेंजीन की क्रिया, भैया गॉटरमैन अभिक्रिया में किसकी क्रिया कराते हैं? बेंजीन की क्रिया करते हैं, ठीक है, बेंजीन की क्रिया। किससे? भाई किसी व्युत्पन्न निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति। तो उत्प्रेरक हो गए AlCl3 या क्यूप्रस क्लोराइड, तो ये कैटलिस्ट हो गए यहां पर। इनकी क्रिया हम किससे करा सकते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करा सकते हैं। तो जब भी आप बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन क्लोराइड HCl के साथ कराएंगे, तो वहां पर आपके जो कैटलिस्ट होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं, वो कौन से होते हैं? एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है और कॉपर क्लोराइड आपके उत्प्रेरक होते हैं। इन उत्प्रेरक की प्रेजेंस में जब इसकी अभिक्रिया होती है, तो C6H5CHO प्राप्त होता है। इसे बेंजल्डिहाइड कहते हैं। तो भैया गाटरमान याद रखिएगा, गाटरमान अभिक्रिया के अंदर क्या चीज बनती है? कौन सा प्रोडक्ट बनता है? बेंजल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? बेंजल्डिहाइड। तो गाटरमान कोच अभिक्रिया जो होती है, उसके अंतर्गत किसका क्रिया किससे करवाई जाती है? AWTPO में एज काउंट कब से होगी? AWTPO हो या कुछ भी हो, इसके लिए अंकित सर ने एक वीडियो पूरी बना रखी है, आप वो देखिए, है ना, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कब से एज होती है, कैसे फॉर्म भरते हैं, अंकित सर की वीडियो देख लो, वहां सारी चीजें क्लियर है।
क्योंकि जब भैया वीडियो बनाते हैं तो वो एक एक चीज़ों को आपको बताते हैं कि देखो इसमें नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है, यहाँ ये लिखा हुआ है, तो एक बार उसको देख लो। ठीक है, आ जाइए, क्योंकि इसके बाद के सर यहाँ क्या होता है, फॉर्म में क्या होगा, ये क्या होगा, एक बार भैया की वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा। आइएगा यहाँ पर। तो गॉटरमैन कोच अभिक्रिया में भैया सबसे मेन चीज रिएक्टेंट कौन होता है, बेंजीन होता है। बेंजीन की क्रिया किसके साथ कराते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ कराते हैं। है ना। कैटलिस्ट कौन होते हैं, ड्राई मतलब शुष्क या सूखे एल्यूमिनियम क्लोराइड या फिर कॉपर क्लोराइड को एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। और C6H5CHO बनता है जिसे हम बेंजल्डिहाइड कहते हैं। तो यहाँ बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। ठीक है, अगले पर आते हैं। ठीक है, रोजनमुंड अभिक्रिया। तो रोजनमुंड अभिक्रिया जो होती है, रोजनमुंड जो रिएक्शन होती है, इस रोजनमुंड रिएक्शन की अगर हम बात करें तो भाई इसके अंदर किसकी, है ना, किसको लिया जाता है, इनमें एसिड क्लोराइड, है ना, एसिड क्लोराइड मतलब CH3COCl। तो एसिड क्लोराइड तथा लेड और BaSO4, ये आपको यहाँ Pb और BaSO4 दिख रहा होगा, ये आपके क्या हैं, उत्प्रेरक हैं। क्या है, उत्प्रेरक। तो ये उत्प्रेरक हैं, कैटलिस्ट हैं। तो इनकी क्रिया याद रखिएगा, उबलती हुई जाइलिन की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ कराते हैं। तो जब CH3COCl, है ना, इसे क्या कहा, एसिड क्लोराइड, हमने क्या कहा, इसे एसिड क्लोराइड कह दिया भैया। इसकी क्रिया एज अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट कौन से थे भाई, उत्प्रेरक, लेड और क्या था, तो बेरिलियम सल्फेट था। जाइलिन की उपस्थिति में हमने इसकी किससे करवाई, हाइड्रोजन के साथ जब इसकी क्रिया कराते हैं तो ये एल्डिहाइड बनता है, CH3CHO। क्या बनता है, CH3CHO बनता है। यही एल्डिहाइड कहलाता है ना। ये आपका क्या कहलाया, एल्डिहाइड कहलाया। तो भैया ये चीज ध्यान रखना, इसे हम क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं, CH3CHO को। तो CH3CHO प्राप्त होता है जिसे हम एल्डिहाइड कहते हैं। और यहां पर साथ में एक प्रोडक्ट और बना जिसे हम क्या कहते हैं, HCl, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो साथ में एक प्रोडक्ट और बना, लेकिन मेनली हम क्या प्राप्त करते हैं, CH3CHO प्राप्त करते हैं। तो जब भी हम किसकी, एसिड क्लोराइड CH3COCl की बात कर रहे हैं, इसकी क्रिया हम हाइड्रोजन के साथ कराते हैं, लेकिन बस शर्त है कि लेड और बेरिलियम सल्फेट BaSO4, बेरियम सल्फेट, है ना, इसकी क्रिया, है ना, ये मतलब इनकी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, लेड और BaSO4 की उपस्थिति में जब हम CHCOCl अर्थात एसिड क्लोराइड हम इसे बोल सकते हैं कि अभिक्रिया किसी हाइड्रोजन के साथ कराते हैं, तो यहां पर क्या बनता है, यहां पर एल्डिहाइड बनता है, CH3CHO, है ना, इसे एसिटेल्डिहाइड कहते हैं। CH3CHO क्या है, एसिटेल्डिहाइड। यहाँ बेंजल्डिहाइड में से, है ना, कोई सा भी एल्डिहाइड बन सकता है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये एल्डिहाइड का एक प्रकार है जिसे आप क्या कहते हैं, CH3CHO कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। चलो, यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहां पर मुख्य रूप से आप क्या देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यहां पर आप देखते हैं। मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आपको, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको इन वैज्ञानिक नामों में थोड़ी सी दिक्कत आती है, ऐसे कितने बच्चे हैं, थोड़ा सा हाथ खड़ा करिएगा। ठीक है, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये एल्डिहाइड कीटोन के नाम में दिक्कत आती है, एक बार मुझे थोड़ा सा ऐसा हाथ थम्स अप करिएगा, बताइए जल्दी से। बेटा एज काउंट तब बताते हैं जब एग्जाम के फॉर्म भरे जाते हैं, क्योंकि एग्जाम फॉर्म में वो कब से काउंट करने का बोल रहे हैं, ये चीज मायने रखती है। ठीक है, तो एग्जाम फॉर्म के समय बताया जाता है, उसमें क्लियर लिखा होता है। हमें नहीं है सर, किस किस को दिक्कत है, मैं तो ये पूछ रहा हूं। नहीं है तो कमेंट मत करो, है तो करो। ये मैंने क्लास करा रखी है। ठीक है, दिख रहा है, RRB ग्रुप डी केमिस्ट्री रिवीजन क्लास, IUPSC नेम के नाम से। ठीक है, 1 घंटा 20 मिनट की क्लास है। जिन बच्चों को एल्डिहाइड कीटोन क्या होते हैं, ठीक है, तो वो इस क्लास को एक बार जरूर कर लेना। ठीक है, किसको, इस क्लास को वो जरूर कर लेना। इस क्लास के अंदर मैं सारी चीजें, इस क्लास के अंदर मैंने सारी चीजें करवा रखी हैं। ठीक है, इस क्लास के अंदर मैंने सारी चीजें करा रखी हैं। अगर आप देखोगे कंपाउंड या यौगिक क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, बिल्कुल बेसिक से ट्रिक के माध्यम से कि भाई मैथ क्या होता है, एच क्या होता है, एक बार इस क्लास को जरूर कर लेना। ये आपकी क्लास में बहुत फायदेमंद होगी। इसके नोट्स भी साथ में बना लेना। 1 घंटा 20 मिनट की क्लास है। मैं आपको सजेशन दे रहा हूं इस क्लास को करने का। क्यों करने का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको केमिकल रिएक्शन के बारे में, देखो 11th 12th में साइंस पढ़ के आए तो अधिकतर को तो आता ही है, लेकिन जिनको नहीं आता
भाई उनके लिए ये अभिक्रिया, जैसे एल्केन क्या होता है, एल्किन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, हेलो एल्केन, क्योंकि अभी तक मैंने बहुत सी बार ये वर्ड बोले ना, बच्चा कंफ्यूज था। तो जिन बच्चों को एल्केन एल्किन के बारे में नहीं पता, एक बार इस क्लास को जरूर कर लेना। यह ब्रह्मास्त्र रहेगी आपकी इन केमिकल रिएक्शंस को समझने के लिए। ये सेचुरेटेड, इसमें एमसीक्यू के साथ साथ मैंने सारी चीजें करा रखी है। आईयूपीएससी नेम में क्या चीज होती है, कैसे ये बनता है ना, सारी ए टू जेड चीजें मैंने आपको डिटेलिंग के साथ करा रखी। ये तो इस क्लास को एक बार कर लेना। चलो ठीक है। तो आईयूपीएससी नेम की क्लास है यूट्यूब पर, वो देखना है आपको। ठीक है, क्या सर्च करोगे? तो भाई आईयूपीएससी बाय राहुल सर। ठीक है, ये सर्च कर लेना। ठीक है, वहां पर वो आ जाएगा पूरा, क्योंकि ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको आना चाहिए। ठीक है, मुझे क्या लगता है कि ये आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। अगर आपने इसको एक बार कर लिया ना दोस्त, याद मानिए केमिकल रिएक्शन का पोस्टमार्टम करेंगे। क्योंकि जैसे अभी मैं ये बार बार आपको ये रिंग दिखा रहा हूं कि बेंजीन के ऊपर OH होता है, CH3COCl होता है, एल्डिहाइड होते हैं, कीटोन होते हैं, ईथर होता है, डाइएथिल ईथर होता है। ये नाम आपको अगर समझ में नहीं है, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, वो क्लास आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो जाएगी, है ना। फिर आपको ये हवा लगने लगेगा, अच्छा एल्डिहाइड ये होता है, अच्छा कीटोन ये होता है, अच्छा ये चीज ये होती है, तो फिर हलवा लगने लगेंगी ये चीजें। आइए यहां पर गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण, ये 3 स्टेज की अभिक्रिया है, लेकिन हम डायरेक्टली बस सिर्फ थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, इतनी लंबी चौड़ी रिएक्शन हमारी एग्जाम में बहुत कम आती है या आती ही नहीं है। एक कार्बनिक अभिक्रिया जिसका उपयोग प्राथमिक अमीन, आपसे सीधा पूछेंगे गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया का यूज कहां किया जाता है, तो याद रखना अमीन के फॉर्मेशन में। तो जो अमीन होता है, ठीक है, या प्राइमरी अमीन होता है, इसके निर्माण के लिए कौन सी विधि का यूज किया जाता है? गैब्रियल थैलेमाइड का यूज किया जाता है। इसमें 3 फेज की मेथड होती है, 3 मतलब ये बोर्ड के 3 ऐसे स्लाइड भर जाएंगे, इतनी लंबी चौड़ी अभिक्रिया नहीं आती। कभी पूछेगा तो सीधा सा पूछेगा गैब्रियल थैलेमाइड जो रिएक्शन होती है उसमें क्या बनता है, तो अमीन बनता है। या प्राइमरी अमीन को बनाने के लिए किस पद्धति का यूज करते हैं? गैब्रियल थैलेमाइड पद्धति का यूज किया जाता है ना। कितने बच्चे हैं जो उस आईयूपीएससी नेम वाली क्लास को देखेंगे? एक बार हाजिरी लगाओ। जिनको आता है वो भी देखना, मुझे पता है कि आपको आता है, लेकिन फिर भी उसको देखोगे तो कुछ नया ही सीखोगे, है ना। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि लगभग 99.9% बच्चा देखे, कोई एक आध परसेंट तो भैया हम क्यों देखे सर, तो फिर मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। देखो, अब होता है जल का योजन। जल योजन मतलब आपको सीधा सा इंग्लिश में एक वर्ड आता है ना, हाइड्रेशन क्या होता है? देखो सीधी सी बात है, जब भी कोई पानी के साथ क्रिया करता है या जुड़ता है उसे हाइड्रेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रेशन कहा जाता है। तो पानी के साथ जुड़ने की जो अभिक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? हाइड्रेशन कहते हैं। जी सर, मैं बहुत बढ़िया। वेरी गुड। अगला, ओजोनीकरण। ओजोनीकरण क्या होता है? आपने ओजोन का नाम सुना होगा, O3 फॉर्मूला होता है, बस वही। ये इसमें ओजोन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? ओजोन का, है ना। इस O3 को आप ऐसे लिखते हैं, नीचे 3 आता है, ठीक है। का उपयोग एल्किन और एल्काइन जैसे असंतृप्त यौगिक के कार्बन के द्विबंध या त्रिबंध, है ना, जैसे जो एल्केन होते हैं, है ना, कार्बन कार्बन के डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं, कार्बन कार्बन के कौन से बॉन्ड होते हैं? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। उनको तोड़ने के लिए, कि सर कैसे तोड़ेगा? ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये जो एल्किल होते हैं, एल्किन होते हैं और एल्काइन होते हैं, देखो जिनमें भी डबल बॉन्ड होता है या जिनमें भी ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले हमेशा क्या होते हैं? असंतृप्त होते हैं। क्या होते हैं? असंतृप्त होते हैं, अनसेचुरेटेड। सिंगल बॉन्ड वाले, जैसे कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, तो भैया याद रखना ये संतृप्त होगा। क्या होगा? संतृप्त। तो जब भी सिंगल बॉन्ड होगा वो सेचुरेटेड होगा। अगर उस फॉर्मूले के अंदर कहीं पर भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, मतलब समझ जाना
ठीक है, चलिए, जी सर देख लेंगे, बहुत बढ़िया, एक भी बच्चे का ना नहीं आया, अच्छी बात है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाओं के याद रखना तोड़ने के लिए किया जाता है जिससे कार्बोनिल यौगिक या कीटोन बनता है ना। तो भैया कार्बोनिल यौगिक मतलब एल्डिहाइड या कीटोन। तो आपसे पूछ सकते हैं कि भैया बताइए ओजोनीकरण की अभिक्रिया जब होती है, ओजोनीकरण की जब अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है। तो ओजोनीकरण की अभिक्रिया में कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं, है ना। यह एक ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन का जुड़ना इस बात को इंगित करता है कि यहां पर ऑक्सीकरण हुआ है। तो ये ऑक्सीडेटिव क्या हो गई, ऑक्सीडेटिव हो जाएगी प्यारे दोस्त, इस बात को आप यहां पर ध्यान रखना। तो ये ऑक्सीडेटिव है ना, विखंडन की प्रक्रिया होती है, ओजोनीकरण हम इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ओजोनीकरण कहते हैं। चलो, तो भैया ओजोनीकरण की प्रक्रिया में ओजोन का यूज किया जाता है, एल्कीन एल्काइन जैसे जो अनसेचुरेटेड होते हैं, असंतृप्त होते हैं, ठीक है, उनको तोड़ने के लिए, उनको क्या करने के लिए, तोड़ने के लिए, है ना, उनके डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ओजोन का उपयोग किया जाता है, जिससे कीटोन या एल्डिहाइड बनते हैं, जिन्हें हम मुख्य रूप से क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, जिन्हें हम मुख्य रूप से कार्बोनिल यौगिक कहते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं, है ना। यह एक ऑक्सीडेटिव विखंडन की प्रक्रिया होती है, कैसी होती है, ऑक्सीडेटिव विखंडन की प्रक्रिया होती है। अब देखो, मैंने आपको सारी अभिक्रियाएं पढ़ा दी, लेकिन पीरियोडिक टेबल से कुछ उटपटांग चीजें पूछ सकता है कि सर मतलब, जैसे ये पूछ सकता है कि बताइए क्षार धातुएं किससे अभिक्रिया करती हैं। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट, पी ब्लॉक के एलिमेंट या डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, वो किसके साथ अभिक्रिया, क्षार धातुएं जल के साथ अभिक्रिया कर लेती हैं। क्षार धातुएं कौन सी होती है पता है ना, अब आपको पीरियोडिक टेबल वापस से पढ़नी पड़ेगी, मैंने पढ़ाई थी, है ना। दो ग्रुप होते हैं क्षार धातुओं में, दो ग्रुप होते हैं, एक होती है क्षार धातुएं जो ग्रुप 1 की सदस्य होती हैं, है ना, हाइड्रोजन को छोड़कर, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, और यहां पर बेटा मांगे कार, और ये क्षारीय मृदा धातुएं ग्रुप 2 की सदस्य होती हैं। तो क्षार धातुएं जल के साथ क्रिया कर लेगी, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेगी, हाइड्रोजन के साथ कर लेगी और हेलोजन के साथ कर लेगी, है ना। किस किस के साथ कर लेगी, जल के साथ, ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन, हेलोजन के अंदर कौन कौन आता है, तो भाई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये चार सबसे मेन याद रखना, इन चारों से क्रिया कर लेगी। ये जल से, ऑक्सीजन और हेलोजन से अभिक्रिया कर लेता है, लेकिन हाइड्रोजन से नहीं कर रहा है, देखो यहां पर, ठीक है, नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन। किससे नहीं करी, हाइड्रोजन से नहीं करी। तो ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग नहीं, कुछ महत्वपूर्ण यौगिक का निर्माण, जैसे आपने सुना होगा NaOH। अब Na किसका होता है, ये क्षार धातु के ग्रुप का होता है। तो यहां पर देखोगे तो भैया ऑक्सीजन भी आ रहा है, हाइड्रोजन भी आ रहा है, Na2CO3, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, NaHCO3, CO3 में ये जो O है ये नीचे आएगा, ये मतलब 3 नीचे आएगा, O नीचे नहीं है, O के पास का 3। ठीक है, NaHCO3, CaOH ट्वाइस, CaSO4, पॉइंट हाफ H2O, ये किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है। इसी तरह से जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2। ऐसा नहीं है कि ये हाइड्रोजन के साथ क्रिया नहीं करते, ये भी हाइड्रोजन के, ये लेकिन ये जल वाले हाइड्रोजन से करते हैं, डायरेक्ट हाइड्रोजन के साथ कभी क्रिया नहीं करेंगे, है ना, डायरेक्ट नहीं करेंगे। जैसे पानी के अंदर भी हाइड्रोजन होता है, तो ये जैसे कि कैल्शियम की क्रिया आपने इसके साथ कराई, तो ये पानी के साथ क्रिया कर रहा है, न कि अकेली हाइड्रोजन के साथ। आप कल को कहोगे सर यहां पर भी तो, इसमें भी तो हाइड्रोजन आया क्षारीय मृदा धातु में, भाई वो पानी के साथ क्रिया करने पर, पानी के साथ में फ्री आया है वो, डायरेक्टली कभी भी ये हाइड्रोजन के साथ क्रिया नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एस ब्लॉक के एलिमेंट में आपने देखा। अब आते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट, देखो पी ब्लॉक में हम यहां पर एक 13 ग्रुप पढ़ेंगे और एक कौन सा पढ़ेंगे, 14 ग्रुप पढ़ेंगे, 13 और 14, 13 और 14 नंबर का ग्रुप पढ़ेंगे। 13 नंबर का जो ग्रुप है भैया उसे हम बोरोन के कंपाउंड, भाई बोरोन फैमिली वाला होता है 13 नंबर पर, और फिर आता है 14 नंबर पर हम कार्बन का पढ़ेंगे, कहे शिव जी सुनो प्रभु, ठीक है। तो देखो
जो बोरोन होते हैं, जैसे कि बोरॉक्स बन गया, बोरेक्स बन गया, सुहागा बोलते हैं, बोरेक्स अलग चीज होती है, सुहागा अलग चीज होती है ना। ये अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये सोडियम का भी कंपाउंड है। फॉर्मूला आपको मैंने पढ़ाया था Na2B4O7, ठीक है, 0.10H2O, याद आ रहा हो, ठीक है। डाई बोरेन की अभिक्रिया, तो ये इस तरह से जो होते हैं ना, ये बोरोन के साथ जो होता है, ये क्षार धातुओं के साथ अभिक्रिया, कार्बन के यौगिक, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड बोले तो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बोले तो क्या होता है, CO2 की अभिक्रियाएं। सिलिकॉन के यौगिक हो जाते हैं सिलिकॉन सिलिकेट्स की अभिक्रियाएं। सिलिकॉन जो होता है वो एक उपधातु होता है, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। क्या होता है, उपधातु होती है, मेटेलॉइड होता है। तो ये एक प्रकार का मेटेलॉइड है। कार्बन के जो यौगिक होंगे उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड एक बड़े पैमाने पर पाया जाता है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो पी ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं। पी ब्लॉक में भी कहां से, 15 से 18 तक। ग्रुप 15 के जो तत्व होते हैं वो नाइट्रोजन फैमिली कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, नाइट्रोजन फैमिली कहलाएंगे। तो समूह 15 के तत्व नाइट्रोजन फैमिली। अब देखो यहां पर अमोनिया। अमोनिया भाई NH3, हैबर विधि मैंने आपको पढ़ाई है अमोनिया निर्माण की, हाँ सर पढ़ा रखी है। तो भैया NH3, ठीक है, HNO3, ठीक है, फॉस्फोरस PCl3, PCl5, है ना। यहां देखिएगा, अब अमोनिया की बात करते हैं तो अमोनिया का निर्माण हो रहा है, अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है। हैबर प्रक्रिया में अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है अमोनिया की, है ना। फिर नाइट्रिक अम्ल HNO3, ऑस्टवर्ल्ड प्रक्रिया मैंने क्या कहा, आधी से ज्यादा आप पहले ही पढ़ चुके हैं। मैंने आपको ऑस्टवर्ल्ड विधि पहले ही पढ़ा रखी है, आप जाएं तो देख लीजिएगा, ठीक है। धातुओं के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। फॉस्फोरस के हैलाइड PCl3 PCl5 का निर्माण करते हैं। फॉस्फोरस को जल में डुबो कर रखते हैं। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। बस ये है कि वो आपको ऐसा लगता है ना कि हमने नहीं कराया गुरुजी आपने, है ना, सब करा रखा है। अब देखो चीजें बार बार, एक ही चीज को बार बार पढ़ना, ठीक है, वहां भी यही चीज पढ़ना, यहां भी एक बार पढ़ेंगे तो भी वही बात है, 10 बार पढ़ेंगे तो भी वही बात है। ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली में आप यहां पर एक बार अच्छे से देखें तो भाई एक तो O2 निर्माण, O3 का निर्माण, SO2 का निर्माण, H2SO4 का निर्माण, सल्फर डाइऑक्साइड O3 O2। देखो डाई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भाई गैस की बात कर रहे हैं, O2 गैस बनना, ओजोन का बनना, O3 का निर्माण होना, सल्फर डाइऑक्साइड का बनना, ये वही है वायु प्रदूषण वाली, है ना, अपचायक के गुण होते हैं। ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि ओजोन में किस तरह के गुण पाए जाते हैं। भाई ओजोन तो किसी चीजों को तोड़ने का काम करेगा, जैसे अभी हमने पढ़ा था ओजोनीकरण। तो ओजोनीकरण मैंने आपको नहीं पढ़ाया कि भैया ओजोन, भाभी यहां देखो ओजोनीकरण पढ़ा रखा है, ठीक है, जिसमें इसने क्या किया था, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जिनके थे उनको तोड़ने का काम किया था। ये देखो ओजोनीकरण, ओजोन ने क्या किया था, एल्किन और एल्डिहाइड, कार्बन कार्बन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ा था, और तोड़ करके क्या बनाया था, एल्डिहाइड और कीटोन बनाया था, जिसे हम कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। चीजें वही हैं, बस रिपीट हो रही हैं, है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल की संपर्क विधि, कॉन्टेक्ट मेथड, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखी है कि बताइए H2SO4 का निर्माण करने की पद्धति कौन सी है ना। तो भाई H2SO4 जो होता है ये ऑक्सीकारक का गुण रखता है क्योंकि ऑक्सीजन है उसके अंदर। निर्जलीकारक, पानी को चूस खाएगा क्योंकि भैया स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो इस तरह से यहां पर इन चीजों को पढ़ा हमने, समझा हमने। समूह 17 जो तत्व होते हैं हेलोजन ग्रुप कहते हैं। हेलोजन ग्रुप इजीली क्षार धातुओं के साथ या क्षारीय मृदा धातुओं के साथ बहुत सरलता से जुड़ता है। हेलोजन का निर्माण, हेलोजन जो होते हैं इन्हीं का निर्माण भाई Cl2 हो जाएगा, है ना, Br2 हो जाएगा, है ना, I2 हो जाएगा, F2 हेलोजन, और कहीं तो है ना ZXeF2, चलिए
ठीक है, हेलोजन के यौगिक की बात करते हैं। हेलोजन अम्ल जो होता है, ठीक है, हाँ हम यहां पर थे। XeF2, XeF4, XeF6। ठीक है, और कहाँ थे? Cl2 गैस, Br2 गैस, I2 गैस, F2 गैस, और कहीं पर था क्या? चलो, ग्रुप 18 और ग्रुप 17 दो हमें पढ़ना है ना। ग्रुप 18 में मुख्य रूप से जो तत्व आते हैं वो कौन कौन से आते हैं देखिएगा। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सारे इसमें आते हैं। ग्रुप 17 में कौन आता है भैया? ग्रुप 17 के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चार तत्व महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये हेलोजन का निर्माण, हेलोजन का मतलब होता है नमक बनाने वाले। हेलोजन अम्ल हो गए, अंतर हेलोजन कंपाउंड हो गए, ये मुख्य रूप से ये बनाने का काम करते हैं। हेलोजन यौगिक मतलब HCl वगैरह, है ना, इस तरह से। आ जाइए। ठीक है, उत्कृष्ट गैस या कंपाउंड की बात करें तो भैया जेनॉन यौगिक का निर्माण करती है। ठीक है, जैसे XeF2, XeF4, XeF6। मैंने आपको कहा था जेनॉन अजनबी गैस कहलाती है। एकमात्र ऐसी नोबल गैस होती है जो ये क्या करती है, यौगिक बनाती है, कंपाउंड बनाती है। इनके अलावा कोई दूसरा कंपाउंड या यौगिक नहीं बनाता है। चलिए आइए अगले पे चलते हैं। डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, इनमें क्या चीजें होती हैं, इनकी बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, पहला आता है K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फेट बोल, सॉरी सॉरी SO4 नहीं आया, K2Cr2O7 ही है बस। ठीक है, K2Cr2O7। KMnO4 लाल दवा। लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स। ठीक है, चलिए पोटेशियम डाइक्रोमेट, डी और एफ ब्लॉक की बात करते हैं तो का निर्माण, पोटेशियम डाइक्रोमेट का निर्माण। ऑक्सीकारक गुण होते हैं इनमें, अम्लीय माध्यम में होता है हमेशा। पोटेशियम परमैंगनेट का निर्माण, ऑक्सीकरण गुण होता है, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। ये सबसे मेन चीज हो गई, ये किसी भी मीडियम में बन जाएगा। ये एसिड मीडियम में भी बन रहा है, बेसिक में भी बन रहा है। देखो वैसे तो धातुएं जो होती हैं उनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, लेकिन वो किस रूप में ऑक्साइड को बना रहा है, ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज यहां पर हो गई। लेंथेनाइड और एक्टेनाइड, ऑक्सीकरण और अवस्थाएं और रासायनिक अभिक्रियाओं में सामान्यतः, है ना, लेंथेनाइड एक्टेनाइड को हम देखते हैं ऑक्सीकरण अवस्थाएं और रासायनिक अभिक्रियाओं में, है ना, सामान्यतः बहुत कम देखने को मिलती है। लेंथेनाइड एक्टेनाइड की रिएक्शन इतनी बड़े पैमाने पर हमें देखने को नहीं मिलती है। आप सुन नहीं रहे हैं तो बेटा, तुम सुन रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ तो तुम तो कॉपी पेस्ट किए जा रहे हो ना। ठीक है, अब अगर बेटा तुमने नया नाम है इनका आदित्य। ठीक है, मैंने आपको भी आपके लिए ही बोला था कि लास्ट के 10 मिनट में आपसे बात करूंगा। अब मैं पढ़ा लूं, नहीं तो ये बंद करके हम बात कर लेते हैं। ये लाइन आपके लिए ही थी पहले भी। ठीक है, अभी भी आपने 3 कॉपी पेस्ट कर दिए हैं और आप सुन नहीं रहे हैं, आप हमारा जवाब नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो बेटा मैं, ये क्लास होती है कि काई के लिए होती है? पहले तुम में कॉमन सेंस हो तो अब बुरा लगेगा मेरी बात का, अब बोलेंगे सर गुस्सा कर रहे हैं। गुस्सा नहीं कर रहे हैं, कॉमन सेंस है आप में। ये क्या है, 11 बजे AWTPO की क्लास है कि डाउट सेशन है, या आपके जवाब देने, या वीडियो कॉल, या मैसेज वगैरह, क्या है मुझे एक बात बताओ। क्लास है ना, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, है ना। अगर ये क्लास नहीं चल रही थी तभी आप वो ना टेलीग्राम ग्रुप में रोज AW की क्लास कब से चलेगी, क्लब से चलेगी, कब से चलेगी। ठीक है, चल रही है तो ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, वो होगा तो वो क्यों होगा सर। अब चलती हुई क्लास में आपकी ये समस्याएं हैं। तो बेटा एक चीज पे आपको जो चीज चल रही होती है ना वो हजम नहीं होती है। आइए हम बात करेंगे आपसे, अंत के 5 मिनट में करेंगे बात आपसे। ये पूरा तो हो जाने दो मेरा, ये हो गया पूरा। ठीक है, अब वही बात करना था हमें। ठीक है, हाँ बोलो अब क्या बोलना है आपको, हम आपके कमेंट ही पढ़ लेते हैं। प्रैक्टिस सेट जो करा रहे हैं सर उनको बोलो 11 12 की NCERT लेवल कराइए। नहीं बेटा, 11 12 का लेवल लेवल लेकर के तो चलेंगे, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन आप ये सोचो कि 11 12 के ही प्रश्न करा दिए जाएं तो वो नहीं करवाए जाते।
है ना, 11 12 को लेकर चलते हैं, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि भाई साहब सिर्फ 11 12 का ही चीजें घुमा करके पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये आप इस चीज को ध्यान रखिए। चलो, और कोई डाउट? कल एमसीक्यू करेंगे सिलेबस के हिसाब से, आपका मैंने सारा पार्ट कंप्लीट करा दिया है ना। जो परिभाषाएं आप मांग रहे हैं तो मैं उसकी मैंने ऑलरेडी करा दी है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको चाहिए तो मैं उसकी पीडीएफ आपको दे दूंगा। ठीक है, आप पढ़ लेना उसको। सिलेबस कंप्लीट। कल क्लास लेंगे हम, कल क्लास करेंगे हम। चलो, सिलेबस आपका आज पूरा हो चुका है। कल हम एमसीक्यू करेंगे, मल्टीपल चॉइस प्रश्न करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन आता है तो मैं कहाँ कह रहा हूँ नहीं आता है। जब पढ़ेंगे आप 11 12 लेवल का तो वहां से प्रश्न आते हैं, लेकिन वही प्रश्न आते हैं। एनसीईआरटी बुक से प्रश्न आता है, ये बात सही है, लेकिन 11 12 में जो पेपर में 11 12 स्कूल में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न नहीं आते। आपने शायद सुनी नहीं मेरी बात कि मैं क्या कह रहा हूं। हमने खुद आपको 11 12 एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ाया है। अरे भाई साहब, तुम सुन नहीं रहे हो मेरी बात। ठीक है, इनका नाम आदित्य तारे है, बस इनको अपनी बात। मैं क्या कह रहा हूं, मैंने आपको कौन से लेवल पे पढ़ाया? ठीक है, मुझे एक बात बताओ, क्या आपने मुझसे जो क्लास करी वो आपको 11 12 के बेस पर लगी या नहीं लगी? मुझे एक बात बताओ, 11th एंड 12th एनसीईआरटी बेस्ड लगी या नहीं लगी? मैंने आपको दो चीजें कही। मैंने आपसे ये कहा कि जो 11th और 12th का बच्चा अपने पेपर में जो क्वेश्चन लगाता है, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आते, आपके पेपर में घुमा के आते हैं। आप शायद सुन दूसरी चीज रहे हैं। आपने क्या सुना, मैंने क्या कहा? 11 12 के बच्चे के जो पेपर में प्रश्न आते हैं, ऐसे प्रश्न हमारी एग्जाम में नहीं आते। मैंने यहां ये थोड़ी ना कहा 11 12 का एनसीईआरटी आपके इसमें नहीं आता। तो गलती एक तो ये है कि आप टीचर क्या कह रहे हैं वो सुनते नहीं है और यहाँ पे पूरा लिख देते हैं। तो भाई, मुझे बस इतना बताओ, क्या आपने 11 12 पढ़ के ही आए हैं यहाँ तक? ठीक है, और मुझसे तो काफी अच्छी पढ़ी होगी, क्योंकि हमारे समय में इतना लेवल होता ही नहीं था एग्जाम का। ठीक है ना, 11 12 इतनी हार्ड होती थी। अब तो भाई साहब पूरा एनसीईआरटी खतरनाक आता है। चलिए, आप बहुत अच्छे से करवाए हैं सर। अब आपका एक काम है, कम से कम 20 दिन तक डेली, 3 से है ना 20 दिन तक डेली 3 4 घंटे 3 4 घंटे है ना इस केमिस्ट्री के अपने नोट्स को रटना शुरू कर देना आप। क्योंकि समझा और पढ़ा और याद तो बहुत किया आपने, अब रटना शुरू कर देना। जो जहां पर दिक्कत आए तुरंत वीडियो खोल के वापस से क्लास देख लो। चलो, अगर आपकी ये समस्या है कि सर जो प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं उनसे लेवल बढ़ाने का बोलिए, तो लेवल बढ़ाने का मैं बोल दूंगा। ठीक है, ओके, लेवल बढ़ाने का बोल देंगे। ठीक है भाई आदित्य, किसी बच्चे की और कोई क्वेरी? हाँ, साइंस कंप्लीट हो गया। कल क्लास होगी आपकी, कल क्लास होगी, और कल की क्लास आपके 3 टॉपिक की एमसीक्यू की होगी। ठीक है, उसके बाद से अब आपकी क्लास नहीं होगी। और भी सब्जेक्ट है सर, 3 घंटे केमिस्ट्री। तो मैंने ये थोड़ी बोला कि आपको रोज 3 घंटे, मैंने तो ये बोला 15 20 दिन। 15 20 दिन इसलिए बोल रहा हूँ कि ताजा ताजा मामला है भैया, ताजा ताजा अगर याद हो जाए सारा तो और क्या चाहिए। तो दे दो, 3 घंटे तो देने पड़ेंगे। ये समझो 1 घंटा क्लास चल रही है, 2 घंटे रिवीजन के। 2.5 की स्पीड पर देखें? नहीं भाई, जो चीज समझ में नहीं आ रही है उसे अधिकतम 1.5 की स्पीड पर देखो। 2.5 की स्पीड में वो ऐसी चलती है ना कि आपको समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो कम से कम 1.5 या अधिकतम 2, 2 से ज्यादा स्पीड मत लिया करिए, क्योंकि 2 से ज्यादा में आपको समझ ही क्या आएगा। वो ऑलरेडी अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। ठीक है,
आप जल्दी गुस्सा हो जाओ। मैं गुस्सा हुआ ही नहीं, मैंने 3 बार आपको जवाब दिया। चौथी बार फिर डांटना इसलिए पड़ा क्योंकि टीचर पढ़ा रहा है, अभी भी आप वही चीज कर रहे हैं, आप टीचर को ही ब्लेम किए जा रहे हैं कि आप गुस्सा कर रहे हैं। अपनी गलती नहीं दिख रही है आपको अभी तक, है ना। इस बच्चे को अभी तक अपनी गलती नहीं दिखी कि मैंने पहले भी बोला, सर ने बोला मैं आपके बाद में जवाब दूंगा। ठीक है, मैंने बोला बच्चे ठीक है मैं आपसे बात करूंगा, मैंने प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, मैंने खोल के बताया। 3 बार मैंने एक लड़के का ही 3 बार जवाब दिया। फिर अंत में फिर इन्होंने 3 बार 20-25 मिनट हुए, फिर कॉपी पेस्ट 3 बार किया। इनको अपनी गलती दिखती ही नहीं है। गलती किसकी? अगर गुस्सा करे तो टीचर खराब, जवाब नहीं दे तो टीचर खराब, आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो तो आप खराब। भाई वो होता है कि लाख आईने दिखा ले खुद को, किरदार दूसरों के गलत नजर आते हैं। लाख आईना दिखा ले खुद को, किरदार दूसरों के गलत नजर आते हैं। हम धुले हैं दूध के, है ना, हमें दूसरे में ही फटे दूध नजर आते हैं। तो भाई साहब ऑब्वियसली बात ये हो जाती है कि हम अपने आप को कभी गलत मानते ही नहीं है ना। आप ये खुद सोचिए कि इस क्लास में पर्टिकुलर आपको कितनी बार मैंने जवाब दिए। ठीक है, फिर भी अभी पूछ रहा हूं कोई डाउट है तो ये उल्टे जा रहे हैं। आप ना अच्छा पढ़ाते हैं पर आप गुस्सा, मैं गुस्सा हुआ ही नहीं था, मैंने बस आपको जो का त्यो जवाब दिया है। और इसको गुस्सा बोलोगे ना तो भाई साहब गुस्से को क्या बोलोगे, हैं। चलो चीजें समझ में आ गई, है ना। कल एमसीक्यू पढ़ेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ेंगे। मेरा आपसे एक अनुरोध है, ठीक है, इन तीनों टॉपिक को अच्छे से पढ़ के कल आइएगा और कल धुआं धुआं करेंगे, है ना। हर टॉपिक के लगभग मैं आपके 20 प्रश्न लेकर के आऊंगा। कितने? 20 प्रश्न नहीं, 15 से 20 बोलूंगा, ज्यादा नहीं, 15 से 20, 15 से 20, ठीक है, 15 से 20 मतलब अधिक कम से कम आपके 45 और अधिकतम 60 क्वेश्चन रहने वाले हैं, है ना। कम से कम 45 और अधिकतम 60 प्रश्न होने वाले हैं कल की क्लास के अंदर। अब आप देखोगे तो मैंने एवरेज आपको लगभग 300-400 प्रश्न तो मैंने ही करा दिए। सुनना बच्चे, अब आप जो बच्चे कह रहे हैं सर आप प्रैक्टिस सेट, मैंने तो इसी क्लास के अंदर आपको 300 से 400 प्रश्न लगभग करा दिए हैं। कितने करा दिए? 300 से 400 प्रश्न मैंने इसी क्लास में आपको करा दिए। तो परेशान होने की आपको कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। मैं प्रैक्टिस सेट कराता तो 1 घंटे में 15 से 20 प्रश्न करवा सकता था, ठीक है, 15 से 20 करवा सकता था, ठीक है। और अगर मान लीजिए वही प्रैक्टिस सेट 20-30 दिन तक चलते तो 3 दूना 6, है ना, 60। तो यहाँ 3 दूना 6 मतलब वही हो जाता कितना भैया, 3 दूना 6, 600 एमसीक्यू। तो 300-400 तो मैंने वही करवा दिया और उन सर ने करवाए वो अलग है। तो कितने हो गए आपका? तो भैया जो है क्वेश्चन बैंक है वो तो बढ़ गया ना। चलो फुल केमिस्ट्री के आएंगे, थोड़े टाइम बाद करवाएंगे, मत परेशान होइए, आपके लिए हम भी कुछ ना कुछ करेंगे, है ना। जैसे कि मान लीजिए कभी मन हो गया संडे के दिन, चलो आप लोगों के लिए टॉप 50 प्रश्न AWTPO के करवाते हैं, चलो आपके लिए ये कराते हैं। तो इस तरह से क्लास प्लान कर लेंगे, परेशान मत होइए, है ना। वो हमारे ऊपर रहेगा कि हम फ्री रहेंगे, हम तब कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आज आपका सिलेबस एंड हो गया है, कल आपकी अंतिम विदाई होगी। उसके 1 आध दिन के बाद में आपका पूरा कंबाइंड PDF ये वाले के साथ में नया वाला मैं डाल दूंगा, ठीक है। अभी ऊपर जो है वो अधूरा है, अब नया वाला डाल देंगे, ठीक है। बेटा आदित्य कोई दिक्कत नहीं, हम आपसे बुरा नहीं मान रहे, ना हम गुस्सा है। चलिए आज की क्लास यहीं पे विराम, धन्यवाद।